नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। उन खबरों में कौन सी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी, दरअसल हम उस पर ही बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि 15 अगस्त 2024 से दृष्टि आईएएस आपके लिए ऑफर लेके आ चुका है। ऑफर क्या है? डिस्काउंट का। कि जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं, जितने भी पेन ड्राइव कोर्सेस हैं, जितने भी लाइव कोर्सेस हैं, डीएलपी है, टेस्ट सीरीज है, उस पर सीधे 40% की छूट है। ये छूट कहाँ मिलेगी आपको? जो दृष्टि लर्निंग ऐप है, उस दृष्टि लर्निंग ऐप में जितने भी ये कोर्स अवेलेबल हैं, उन सब में 40% की छूट है। तो ये सिर्फ 18 अगस्त तक रहने वाली है छूट। इस छूट का लाभ जल्द से जल्द उठा लें, और अगर आप जल्दी से उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लिंक को क्लिक कर लें तो आसानी रहेगी। उसके अलावा कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप फोन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे आज चर्चा के जो बिंदु हैं वो कौन कौन से रहेंगे। पैरोल और फरलो, ये क्या होता है? फिर हम जानेंगे सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एआरटी, ये क्या होता है? उसके बाद हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले पैरोल और फरलो को देखते हैं। देखिए, आपने अमूमन सुना होगा बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो जेल में थे और उनको सजा भी तय हो चुकी थी, और बीच में वो कुछ समय के लिए अचानक से बाहर निकल आते हैं। अखबारों में भी आता है, बड़े बड़े नाम भी ऐसे सामने आते हैं। तो आते कैसे हैं बाहर? इसी पैरोल और फरलो के माध्यम से। मतलब कि जेल में रह रहे व्यक्तियों से संबंधित है पैरोल और फरलो। हालांकि उन्हें रहना चाहिए अंदर, लेकिन वो आ गए बाहर, तो इस पैरोल और फरलो के माध्यम से। देखने में तो सुनने में एक बार के लिए एक जैसा ही लगता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरोल के बारे में। पैरोल क्या है? कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की व्यवस्था है। ठीक है, इसमें कैदी की रिहाई सशर्त होती है, जो आमतौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है, जिसमें समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। मतलब कि ये कैदी का अधिकार नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ दिनों के लिए पैरोल प्राप्त करता है, अप्लाई करता है, पैरोल उसको मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उतने ही दिन उसे सजा फिर बाद में और काटनी पड़ जाएगी। उसके अलावा पैरोल जब अधिकार नहीं है तो ये कैसे मिलेगा? कोई विशिष्ट कारण हो, जैसे कि मान लीजिए परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो, या किसी का विवाह हो, परिवार में जो बहुत करीबी हो, ऐसी स्थिति में पैरोल मिल जाता है। अब देखिए, अगर कोई चाहे कि पैरोल वो लेना चाहे और अप्लाई कर दे, तो जरूरी नहीं कि वह उसे मिलेगा, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है। तो संबंधित जो भी अधिकारी होगा, सक्षम प्राधिकारी होगा, हो सकता है कि वो मना कर दे। अगर मना कर देता है तो फिर नहीं मिलेगा। अगर उसके पास अपने कारण हैं, जैसे कि कारण क्या है? अगर उसको लगता है कि समाज के लिए ठीक नहीं होगा, या फिर उसने कोई बड़ा क्राइम किया हो, तो ऐसी स्थिति में नहीं मिलेगा, जघन्य अपराध किया हो। फिर उसके बाद फरलो में देखिए क्या अंतर है। फरलो अपने आप में पैरोल के समान देखने में तो है कि इसमें भी आप जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन यह लंबी अवधि के कारावास मामलों में संबंधित होता है। जैसे किसी को 14 साल की जेल है, या बहुत लंबी अवधि के लिए है, 10 साल के लिए है, तो उस अवधि में सजा की छूट के रूप में उसे मिलता है। अमूमन ये होता है, देखिए, कि जब बहुत लंबी अवधि के लिए किसी को जेल है, तो हो सकता है वो अपने परिवार से, समाज से दूर हो सकता है। तो वो दूरी ना आए, वो डिटैचमेंट ना आए, उसके लिए जरूरी है कि बीच बीच में वो अपने परिवारजनों से, स्वजनों से मिल सके। उसके लिए फरलो दिया जाता है। तो फरलो जो होता है वह अधिकार के रूप में भी देखा जाता है। मतलब कि जैसे कि मैंने आपसे पैरोल में बताया था, कोई कारण देना होगा अगर किसी को पैरोल चाहिए, लेकिन फरलो के लिए कोई कारण नहीं देना होगा, फरलो मिल जाएगा बिना कारण दिए ही। तो बिना कारण दिए ही अगर फरलो मिल जाएगा, तो ये हम कहते हैं अधिकार भी है कैदी का एक प्रकार का। वह कुछ दिन के लिए अगर बाहर जाना चाहता है तो बाहर जाने का उसको मौका मिलेगा, लेकिन सीमित समय के लिए, बहुत ज्यादा बार नहीं है। पैरोल की संख्या बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, वह कई बार मिल सकती है, लेकिन उसकी तुलना में फरलो बहुत सीमित होता है। तो ये कुछ समय के लिए मिलता है, और इसमें उतने दिनों की, जितने दिनों का उसको फरलो मिला है, उतने दिन की उसकी सजा से राहत एक तरह से आप मान सकते हैं कि मिल गई है, कि उसकी सजा आगे एक्सटेंड नहीं होगी। लेकिन पैरोल में सजा आगे के दिन उसके बढ़ जाते हैं, जितने दिन की उसके छूट मिलती है बाहर निकलने की। तो एक बड़ा अंतर है। अब यहां पे देखिए, जो पैरोल है और जो फरलो है, वो बाहर निकलने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कैदी को सुधार प्रक्रिया में दोनों अच्छे तो माने जा रहे हैं, लेकिन यहां पे नेचर अलग अलग है जो इनको अलग बनाता है। जो पैरोल की अवधि है वो ज्यादा दिनों की होती है, फरलो की कम दिन के लिए होती है। अभी दोनों में जो अगर मुख्य अंतर है वो एक साथ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि यह जो पैरोल और फरलो है किसके तहत काम करता है, तो जेल अधिनियम 1894 के तहत
सृजित किया गया है। तो जेल अधिनियम 1894 में फरलो और पैरोल दोनों हैं। राज्य सरकारें अपने आधार पर इसके बाद अपने आधार पर कुछ नियम इसमें बना सकती हैं, जोड़ सकती हैं। अब बात आती है, थोड़ा सा इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं सामने से। जो शॉर्ट टर्म डिटेंशन होगी उसमें पैरोल मिलेगा और लॉन्ग टर्म डिटेंशन में फरलो मिलेगा। मुख्य रूप से मोटा अंतर ये है। ड्यूरेशन देखें तो देखिए, पैरोल में 1 मंथ है, फरलो में 14 दिन है। अब यहां पर पैरोल अधिकार की तरह नहीं है, फरलो अधिकार की तरह है। इंग्लिश में लिखा है लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी में ही बता रहा हूं। अब यहां पे देखिए, डिविजनल कमिश्नर यहां पे होता है जो निर्धारित करता है पैरोल मिलेगा कि नहीं, और यहां पे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, ठीक है। तो प्रिजन का जो डीआईजी होगा वो यहां पे तय करेगा फरलो के लिए। उसके अलावा मान लीजिए कि रिक्वेस्ट जो है डिक्लाइन की जा सकती है और यहां पे यह जो है मना नहीं होती है, फरलो आमतौर पर मिल ही जाती है। ये मुख्य अंतर होता है। पैरोल कई बार मिल सकता है लेकिन फरलो जो है लिमिटेड टाइम के लिए ही मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। तो मुख्य अंतर ये था, आइडिया आपको लग गया होगा। कहने सुनने में एक जैसे हैं लेकिन है छोटा छोटा अंतर इसमें। अगला देखिए, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एआरटी। इस पर अभी हाल ही में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने एक डिसीजन सुनाया। डिसीजन में एक्चुअली हुआ ये मामला कुछ ऐसा था कि जिस महिला ने अपनी तरफ से अपना एग डोनेट किया था, आगे चल के उसने ही जो बच्चा हुआ उस पर अधिकार मांगने की कोशिश की। वह चाहती थी कि उसे कानूनी रूप से अधिकार मिले उसकी मां होने का, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर मना कर दिया। तो यहां पर थोड़ी सी है, जो सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो बच्चा हुआ, तो ये सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्या है, एआरटी क्या है, इसको समझ लेते हैं। कानून के आधार पर देखिए, कानून क्या है एआरटी का, एआरटी विनियमन अधिनियम 2021 के प्रावधान है, उसके आधार पर ही हम सब कुछ समझेंगे तो एकदम महत्वपूर्ण तरीके से महत्वपूर्ण बातें सामने आएंगी। अब देखिए, इसका एआरटी को हम क्या कहेंगे, नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सेरोगेसी बोर्ड की स्थापना हुई, ठीक है। वर्ष 2021 के एआरटी विनियमन अधिनियम द्वारा सेरोगेसी कानून को लागू करने की एक विधि के रूप में की गई थी। जो सेरोगेसी कानून है, सेरोगेसी अपनी एक अलग तकनीक है ही, एक तरह से उसे कहा जाता है कि एआरटी का ही एक रूप है। मतलब एआरटी एक बड़ा वृक्ष है और उसी में एक शाखा है, वो सेरोगेसी है। तो जब यह कानून बन गया तो इस कानून के माध्यम से देखिए, एक उद्देश्य एआरटी क्लिनिक और बैंक का विनियमन, निरीक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम और जो एआरटी संबंधित सेवाएं हैं उन्हें सुरक्षित करने की और उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए अपने आप में यह बोर्ड बना जो काम कर रहा था, और यह कानून भी यही काम कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी को हम बोलते क्या है, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यही है शॉर्ट में एआरटी। तो अगर आपको एआरटी ध्यान ना आए तो ध्यान रखिएगा, असिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे मुख्य मकसद क्या है इस एआरटी का, देखिए, गर्भावस्था के लिए मान लीजिए कि कोई जो दंपत्ति हैं वो चाहते हैं उनका बच्चा हो जाए, उन्होंने प्रयास किया, उनका बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गर्भावस्था के लिए किसी महिला के प्रजनन तंत्र में क्या किया गया, जो युग्मक है, युग्मक कैसे, यहाँ पे एक व्यक्ति का लिया गया शुक्राणु और एक का महिला का अंडाणु, और उसको मिला करके उसे एक महिला के गर्भाशय में डाल दिया गया उसकी गर्भावस्था को शुरू करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में या तो तब हो सकता है जो एक किसी से डोनर था, जो स्पर्म डोनर था, उससे सिर्फ स्पर्म लिया गया और बाकी चीजें जो रिसीवर थे उनके पास थी, या फिर स्पर्म और एग दोनों ही डोनेट कराए गए और दोनों ही डोनेशन के माध्यम से प्राप्त हुए। अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि स्पर्म डोनेशन लिया गया या एग डोनेशन लिया गया और किसी महिला के गर्भ में उसे रखा गया, जो सरोगेसी के माध्यम से अलग से कहलाया जा सकता है। तो बहुत अलग अलग इसमें तरीके हो सकते हैं, कंडीशन हो सकती है, सब एआरटी के अंतर्गत ही आता है। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पर शुक्राणु और अंडाणु को मिला करके ही भ्रूण तैयार जो हुआ महिला के गर्भ में, उस पर अधिकार उसने मांगा जिसका हक नहीं था, यानी कि जो जिसने डोनेट किया था, और डोनेट करने वाले का हक बनता नहीं है, यही बात कही है अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अब यहां पे देखिए, मुख्य बात यह है कि जो पात्रता है, जो डोनेट कर सकता है, इसके बाद इस एआरटी कानून के अंतर्गत वो हमें पता रहे, क्योंकि डोनेट करने वाले ने अभी कुछ मामला निकाला है, तो डोनेट करने वाला कैसा हो सकता है ये पता रहे। मान लीजिए जो सीमेन प्रदान करने वाला पुरुष है, उसकी आयु 21 से
55 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद महिला की आयु 23 से 35 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए, महिलाएं जो हैं अपने जीवन में एक ही बार अपना जो अंडाणु है वह दान कर सकती हैं, और वह जो अंडाणु दान होगा, अंडाणुओं की जो संख्या होगी वो 7 होगी। और ऐसा नहीं कि 7 अलग अलग जगह पर उसका इस्तेमाल होगा, एक ही महिला के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे पहली बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार, तीसरी बार, तीसरे या चौथे एग तक, 7वें एग तक उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक ही महिला के ऊपर। अब यहां पे देखिए, ये जो सारे के सारे मामले हैं, जो शर्तें हैं वो क्या हैं कि जो भी डोनेट करने वाला है अमूमन उसको ये पता नहीं होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में पता रहता भी है। जैसे यह जो मामला था, इसमें पता था, स्पष्ट था कि किसको दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, वह व्यक्ति जो नैदानिक परीक्षण शुरू करने, निर्देशित करने या वित्त पोषण करने का प्रभारी होता है, और इसके अलावा दाता की लिखित स्वीकृति के बाद ही यह सब कुछ होता है। मतलब कि एक तो क्लिनिक हो गई, वो तैयार है, एक है जो डोनर है वो तैयार है, और एक जिसे रिसीव करना है वो भी तैयार है। जब सब तैयार हैं तभी यह हो सकता है। कानूनी तरीका यही है, वैध तरीका यही है। इसके अलावा जो भी तरीका है वो अवैध कहलाएगा। अब एआरटी से जो बच्चा पैदा हुआ है, जैसे जो हाल ही के मामले की बात करें या कोई भी मामला हो, उस मामले में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके अधिकार भी समझ लीजिए। उस बच्चे के पास वही कानूनी अधिकार हैं जो सामान्य रूप से जो बच्चा पैदा होता है जैविक बच्चे के रूप में ही उसे माना जाएगा, उसी प्रकार से। तो इस स्थिति में स्पष्ट कीजिए कि बच्चे के अधिकार वही हैं, और बच्चों के जो पेरेंट्स होंगे कौन होंगे? वो नहीं होंगे जिन्होंने एग या स्पर्म डोनेट किया है, जो लिखित तौर पर वहां पर तय कर दिए गए थे कि ये माता पिता होंगे, वही माता पिता होंगे, डोनर नहीं होंगे। यह बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कह दी है, स्पष्ट हो गई है। और बच्चे के अपने अधिकार वैसे ही हैं जिससे सामान्य तरीके से कोई बच्चा होता है उसके अधिकार होते हैं, उसके पेरेंट्स के लिए साथ। अब उसके बाद इसमें कमियां देखिए क्या है। जो अविवाहित हैं, इस कानून के अंतर्गत एआरटी को लेकर के मैं बता रहा हूं कि आरटी का इस्तेमाल कौन नहीं कर सकता? जो अविवाहित हैं, तलाकशुदा हैं, विधुर पुरुष हैं, या अविवाहित रूप से सहवास करने वाले विषम लैंगिक जोड़े, ये भी नहीं कर सकते इसका उपयोग। समलैंगिक जोड़े का बहिष्कार, ये सब वो हैं जो कि एआरटी तकनीक का सहारा लेकर के संतान प्राप्त नहीं कर सकते। ये सीमाएं नियंत्रित की गई हैं। और एक बड़ी मुश्किल इसमें एआरटी टेक्नोलॉजी में ये भी है कि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत कीमती है। मनमानी कीमतें भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि कोई विनियमन नहीं है। जब विनियमन नहीं होता है तो कीमत कुछ भी निर्धारित हो जाती है और बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद देखिए, तीसरी खबर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि दो हित आपस में टकरा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हितों का टकराव। बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, 1920 में सुभाष चंद्र बोस आईसीएस बन गए थे। इंडियन सिविल सर्विस में उन्होंने टॉप किया था, टॉपर थे। अब इंडियन सिविल सर्विस में आ गए हैं और आजादी भी देश की चाहते थे। तो यहां पे क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव हुआ। एक तरफ उनकी नौकरी थी, और अगर वो नौकरी करते हैं तो फिर आजादी के लिए लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेबी के साथ जुड़कर सामने आ रहा है। एक ऐसा मामला था जिसमें जांच करने की बात कही गई। जांच करने के लिए एक समिति बनी। उस समिति में जो सदस्य थे वो सेबी की प्रमुख थी माधवीपुरी बुच जी। अब वो सदस्य थी, तो ऐसी स्थिति में यह बात सामने आई, यह बात मीडिया में आई कि वह जिस चीज के लिए जांच कर रही है, जिनके खिलाफ जांच कर रही हैं, उसकी कंपनी में उनके खुद के भी शेयर हैं। तो ऐसी स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है कि वो फिर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनका अपना हित भी उधर जुड़ा हुआ है। तो अब इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चर्चा में था सेबी से संबंधित था, तो हमें सेबी को समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उदाहरण तो सुभाष चंद्र बोस वाला आप समझ जाइए, एक महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, आप एक अधिकारी हैं, आपकी ड्यूटी लगी है किसी स्कूल में कि वहां नकल ना हो, और वहां पे आप ही का परिवार का महत्वपूर्ण या करीबी व्यक्ति, आपका छोटा भाई है या आपका कोई बच्चा है, वो वहां पर है, वो परीक्षा दे रहा है। तो यहां पर आप हो सकता है अपनी ड्यूटी अच्छे से ना करें, इसलिए यह बात शुरू में ही सब लिखवा ली जाती है कि आपकी पहचान में कोई तो है तो नहीं यहाँ पे इस सेंटर में जहाँ पे आपकी ड्यूटी लग रही है। ये सारी चीजें होती हैं और बड़े लेवल पे होती हैं। जो लोग बोर्ड का पेपर बनाते हैं वहां पे भी ये सब होता है। चलिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अब धोखा मत खाइएगा, ठीक है? एकदम शब्दों में इसको देख लीजिए कि यदि व्यवस्था द्वारा तय किसी अधिकारी के उद्देश्यों और उसके व्यक्तिगत लक्ष्यों में समन्वय का अभाव हो
तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति सामने आती है। दो बातें स्पष्ट है यहाँ पे कि किसी अधिकारी के जो उद्देश्य हैं, अधिकारी के जो काम लिखे गए हैं वही उसके उद्देश्य हैं, अब उसके काम में और उसके व्यक्तिगत लक्ष्य हैं, उसके अपने व्यक्तिगत कुछ हित हैं, उसमें समन्वय नहीं हो पा रहा है और उसका अभाव हो रहा है, तो यही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सरकारी भाषा में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब सेबी को ध्यान रखिएगा। सेबी है क्या? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के माध्यम से यह एक वैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है और 12 अप्रैल 1992 को यह एक वैधानिक निकाय बना। ठीक है, तो पहले गैर संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो वैधानिक निकाय का मतलब यही होता है कि संसद ने इस पे कानून बनाया और इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया। संविधान में इसका जिक्र कहीं नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मूल कार्य क्या है? प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना, ये तीन ही काम हैं और सारे काम बाकी इसी के अंदर हैं। प्रतिभूति बाजार है, उसको विनियमित करना है, जो निवेशक हैं उनकी रक्षा करनी है, उनके हितों की रक्षा करनी है और यहाँ पे इसका अलावा बाजार को बढ़ावा भी देना है और यही काम करता है। तो अब यहाँ पे भी कहीं कोई गड़बड़ आती है तो फिर ये जांच भी करते हैं। फिर उसके अलावा देखिए अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई है और क्षेत्रीय कार्यालय भी है इनके, अहमदाबाद है, कोलकाता है, चेन्नई है और इसके अलावा दिल्ली भी है। तो क्षेत्रीय कार्यालय को लेकर के भी आप सजग रहें कि आखिर कहाँ कहाँ पे मुंबई में है, चलिए ठीक है। उसके अलावा यह स्पष्ट हो गया कि वैधानिक निकाय है, कब अस्तित्व में आया, इसके मुख्य कार्य क्या है ये आपको पता रहे, अभी हालिया मामला क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये आपको पता रहे और उसके बाद जब इतना कुछ आपको पता है तो आप इससे संबंधित जो अन्य जो जानकारी है कि 1988 में ये अस्तित्व में आ गया था वैधानिक निकाय, फिर बाद में बना, वो सब तो ठीक है, वो बातें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ी है, मुझे पता है। मोटा मोटा यही है कि 88 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे पूंजी बाजार के नियामक के रूप में आया था, लेकिन वैधानिक निकाय कब बना? 92 में बना। ये बात स्पष्ट रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल जो हैं इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1 ये है, आप ऐसे उत्तर लिखिएगा कि पहले सवाल का उत्तर क्या है। तो सवाल नंबर 1 है, पैरोल और फरलो का संबंध किस अधिनियम से है? जेल अधिनियम 1894, जेल अधिनियम 1994, जेल अधिनियम 1896 और जेल अधिनियम 1996। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अब ये दूसरा सवाल है, इसका जवाब इस प्रकार से दीजिएगा। सवाल नंबर 2 दूसरे सवाल का कि पैरोल कितनी बार दी जा सकती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या निर्धारित नहीं है। अब उसके बाद अगला है कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पुरुषों की आयु सीमा क्या रखी गई है या क्या निर्धारित की गई है? 21 से 40 साल, 21 से 55 साल, 21 से 60 साल या फिर इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिएगा। ये सवाल नंबर 3 है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय है अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई या उपर्युक्त सभी? इस सवाल का जवाब भी आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।